देखो 3 नदी तंत्र हैं पूरे भारत में। एक सिंधु नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र है, और दक्षिण की नदी जितनी भी सारी हैं सब एक तंत्र में आती हैं। इसको प्रायद्वीपीय नदियां तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो दक्षिण की सारी नदियां प्रायद्वीप नदी तंत्र, ये एक दिन का पूरा पार्ट है। उत्तर के पार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, और यहाँ से जो गंगा नदी निकलती है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो सब एक नदी तंत्र के हिस्से में आती हैं। तो इस तरह से 3 विशेष बड़े नदी तंत्र हैं। वैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र एक नदी निकलती है, अभी सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो वो इधर को निकल करके और हमारे इसमें अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके और फिर चली जाती है। आज इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। BA 6th सेम ज्योग्राफी। अब पहले थोड़ी सी इससे पहले की बात कर लेते हैं, नदी तंत्र बने कैसे। क्योंकि 2 नदी तंत्र होते हैं, 2 तरह की नदियाँ, एक पूर्ववर्ती होती है और दूसरी होती है अनुवर्ती। दोनों नदियों से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन दोनों को पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर आज ये समझ लो। मैंने ये पूरा लिख दिया है, यहाँ देख लो। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व, यानी जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उससे पहले की बात है, तो पहले मैदानी क्षेत्र रहा होगा, हिमालय उठा हुआ भाग है ये। तो ये हिमालय जब बना नहीं था उससे पहले की बात हो रही है, पूर्व। तिब्बत के मानसरोवर, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा तिब्बत है और ये क्षेत्र है मानसरोवर वाला, ठीक है। मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी यहाँ से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई भारत के एक राज्य में होकर पाकिस्तान में निकल जाती है। यहीं से सतलज नदी निकलती है, इस तरह से बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी विपरीत दिशा में हिमालय के समानांतर बहती है। तो इसमें यही बात है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र टेथिज भूसन्नति में गिरती थी। ये पूरा का पूरा जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर किसी समय पानी ही पानी रहता था। भूसन्नति का मतलब होता है जहाँ पर पूरे में जल ही जल भरा हो। भूसन्नति के बारे में अगर आपने ये शब्द पहली बार सुना है तो भूसन्नति को सही से समझ लें। भूगोल में ये शब्द बहुत आता है, भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब जहाँ पर जल का भंडार हो वो भूसन्नति कहलाती है। तो यहाँ पर जल का भंडार था, इसको हम भूसन्नति कहेंगे। और इसका नाम क्या था? टेथिज। अगर आप इसको भारत के भूगोल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेथिज सागर के नाम से। इस पूरे टेथिज सागर को भूसन्नति भी कहते हैं। तो उत्तर से निकलने वाली सारी की सारी नदियाँ इसमें आके गिरती थी। ये यहीं तक नहीं है, ये पाकिस्तान में आगे तक भी भूसन्नति थी, मतलब काफ़ी बड़ा जल का भाग था ये वाला। तो ये सारी की सारी नदियाँ इसमें आकर के गिरती थी। हिमालयी नदियाँ भी इसमें आकर गिरती थी और दक्षिण भारत से भी नदियाँ इसमें आकर गिरती थी, क्योंकि ये धंसा हुआ भाग था, निचला भाग था। तो इधर से भी नदी निचले भाग में गिरेंगी, ऊपर से भी निचले भाग में गिरेंगी। और जो निचला भाग है भूसन्नति जिसको हम कह रहे हैं, ये टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। ठीक, एक बात और, जो भी नदी ऊंचे क्षेत्रों से नीचे क्षेत्रों की ओर आती हैं वो नदी अपने साथ कंकर पत्थर या अवसाद लेकर के आती हैं। और कंकर पत्थर अवसाद जब नदियों में गिर जाती हैं तो वो धीरे 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 नदी भरनी शुरू हो जाती है। जैसे ये नदी की तली है और यहाँ से नदी आकर के गिर रही है, तो इस नदी के साथ कंकर पत्थर बालू के भी कण आएंगे, जिसे हम भूगोल की भाषा में अवसाद कहते हैं। और इन अवसादों से क्या होता है, ये भरना शुरू हो जाता है। इस तरह से नदियाँ इधर से भी आ रही हैं, दोनों ओर से नदी आ रही हैं, तो जो कंकर पत्थर बालू है इनसे ये अवसादों से भरना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये भरता रहता है। इसी तरह से ये भूसन्नति बढ़ती चली गई। लंबे समय के बाद ये पूरी तरह से इस तरह से भूसन्नति पूरी की पूरी अवसाद से जमा होकर के पूरा अवसादों से भर गई।
और जब पूरी भूसन्नति अवसादों से भर गई तो ये वाली जो प्लेट है इधर से आगे को बढ़ रही है, ये इधर से आगे को बढ़ रही है। दोनों में जब खिंचाव होता है आगे को बढ़ती हैं, दोनों इधर को आती हैं, तो जो बीच का जो अवसाद है, जो मलबा है, वो ऊपर उठना शुरू होगा। इस तरह से उठना शुरू होगा, इस तरह से ऊपर को उठना शुरू होगा। इसी तरह से हिमालय पर्वत बना है। तो देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत जो बना है, ये हिमालय पर्वत बनने से पहले ये तीनों नदियाँ बह रही थी। ये भी नदी बह रही थी, सतलज, सिंधु भी बह रही थी और ब्रह्मपुत्र नदी भी बह रही थी। ये बाद में हिमालय पर्वत ऊपर को उठा। तो सबसे पहले प्रोसेस हुआ था बृहद हिमालय के उठने का, जो मैंने सब लिख दिया है इसमें। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय का मतलब सबसे बड़ा हिमालय है, और सबसे लास्ट का अंतिम इधर को हिमालय है ये बृहद हिमालय। इसका भारत में हिस्सा कम है, नेपाल में ज़्यादा है। तो इस तरह से ये बृहद हिमालय है जो सबसे अंतिम हिस्सा है, और ये सबसे ऊंचा भी है। तो सबसे पहले बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। जब बृहद हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तब भी ये नदियाँ बह रही थी। तो हिमालय उठता चला गया, नदियाँ उस उठे हुए भाग को काटती चली गई। तो जो नदी अपने स्थान पर बह रही हैं और हिमालय पर्वत को उन्होंने काट दिया है, तो वे घाटी में बहेंगी, और इसी तरह से जो घाटी में बहेंगे, इसी तरह से ये गार्ज या कैनियन का निर्माण करती हैं। जैसे ये हिमालय ऊपर को उठ गया है और यहाँ से नदी अपने स्थान पर बह रही है, तो जो ये जो भाग है इसको गार्ज कहेंगे। ये मैं एक बार और बता चुका हूँ आपको। इसके बड़े भाग को हम कैनियन कहते हैं, गार्ज या कैनियन। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी पूर्ववर्ती नदी कही जाएंगी। ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नहीं है या कौन सी नदी पूर्ववर्ती है। तो आप इन तीनों नदियों को याद रखेंगे। ये नदी ढाल के विपरीत या अपने ही स्थान पर बह रही हैं। हिमालय बाद में बना, इसलिए इन्होंने हिमालय को काट दिया। अब कोई नदी, मान लीजिए हिमालय की उत्पत्ति जिस समय हो रही है, हो चुकी है, मान लो अब हिमालय बन चुका है ये, और हिमालय बनने के बाद यहाँ पर किसी नदी का जन्म होता है, तो वो हिमालय के ढाल के अनुरूप बहेगी। तो जो नदियाँ ढाल के अनुरूप बहेंगी उनको अनुवर्ती नदी कहेंगे। जो ढाल के विपरीत या हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं और उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली है, उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। अभी पूर्ववर्ती नदियाँ और आएंगी, आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ये सब प्रायद्वीपीय पठार है। ये वाला नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, चंबल, बेतवा, केन, सोन इत्यादि भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई टेथिज भूसन्नति में गिरती थी। अब देखो यहाँ से चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, इधर को बहती है। ऐसे ही कई सारी नदियाँ बेतवा, केन, सोन ऐसे करके बहती है। ये मतलब ये जो पठारी क्षेत्र है ये ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे क्षेत्र से निकल करके इधर से जा करके ये यमुना नदी में मिलती हैं। कुछ नदी इसमें गंगा में मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के जो नदियाँ हैं वो सब उत्तर की ओर बहती हैं। कुछ नदी उत्तर की दक्षिण की ओर बहती हैं। कुल मिलाकर के टेथिज भूसन्नति में गिरती हैं। टेथिज भूसन्नति के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव से, ये वाली भारतीय प्लेट है, ये वाली जो है ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट के दबाव से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिसका उत्थान धीरे धीरे हुआ। फलस्वरूप सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र मार्ग में उठने वाले बृहद हिमालय को काटकर, ये मैंने बता दिया अभी आपको, अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखी, जिस कारण इन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। सिंधु नदी द्वारा सिंधु गार्ज, ये आप लोग नोट कर लें इसको। सिंधु नदी द्वारा सिंधु गार्ज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से अगर सिंधु नदी बह रही है तो ये गार्ज का निर्माण कर रही है ना। तो इनके सबके अलग अलग नाम पड़ गए हैं। तो ये कंपटीशन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी द्वारा सिंधु गार्ज, सतलज द्वारा सिपकीला गार्ज, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है।
सतलज नदी द्वारा, ये वाली सतलज नदी है जो नीचे को बह रही है, ठीक है, सतलज नदी द्वारा सिपकीला गार्ज, तो ये सिपकीला गार्ज का निर्माण करता है। गार्ज का मतलब धसा हुआ इस तरह घाटीनुमा क्षेत्र, गार्ज का निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कोरबा, ये कोरबा गार्ज जो है ना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों पूर्ववर्ती नदी हैं और तीनों पूर्ववर्ती नदी में 3 गार्ज का निर्माण जो महत्वपूर्ण है, बड़े गार्ज हैं, इनके नाम आप लोग याद रखें। तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर को ही बहेगी और ये अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर गार्ज बनाएगी ना ये नदी, यहाँ पर भी हिमालय है, तो हिमालय को काट करके इसने यहाँ पर गार्ज का निर्माण किया है और इस गार्ज का नाम क्या है? कोरबा। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद देखेंगे आगे, कोरबा गार्ज आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, सिपकीला गार्ज हिमाचल प्रदेश, दोनों गार्ज याद रखेंगे। जो नदी हिमालय उत्थान के पश्चात बनी, हिमालय के पश्चात मतलब हिमालय पर्वत बृहद हिमालय उठ गया और उसके बाद बनी है वो नदी, उन्हें अनुवर्ती नदी कहा जाता है। मैंने यहाँ लिख रखा है अनुवर्ती, ढाल के अनुरूप बहती हैं, यह ढाल के अनुरूप बहती हैं। नींद आ रही है सबको? आगे देखो, गंगा यमुना कोसी गंडक, ये जो 3-4 नदी हैं, अब आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ मैंने बताया सबसे पहले बृहद हिमालय उठा, है ना, तो एक टाइम पीरियड था इस बृहद हिमालय का, उसके बाद दूसरा हिमालय लघु हिमालय उठा जो बृहद से छोटा है, इसकी ऊंचाई कम है। अब जरा समझने की बात यह है कि यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो ये ढाल के अनुरूप बह रही है बृहद हिमालय पर, लेकिन ये हिमालय तो बाद में बना है ना लघु, तो इसने लघु हिमालय को काट दिया। जब लघु हिमालय को काट दिया तो यहाँ तो ये अनुवर्ती है, लेकिन यहाँ पर तो ये पूर्ववर्ती हो गई, है ना। तो इसलिए गंगा यमुना कोसी गंडक तिस्ता, ये जो नदियाँ हैं ने बाद में बने लघु व शिवालिक हिमालय को काटा। लघु व शिवालिक, देखो ये लघु हो गया, ये शिवालिक हिमालय हो गया। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय काटा, इसलिए इन्हें लघु व शिवालिक की पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। बृहद हिमालय की नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बृहद हिमालय के तो ये ऊपर से होकर के बह रही हैं, ढाल के अनुरूप बह रही हैं। बृहद हिमालय के बनने के बाद इन नदियों का निर्माण हुआ, लेकिन ये नदियाँ बनने के बाद जब इन्होंने अपना रास्ता बना लिया तब ये लघु हिमालय उठना प्रारंभ हुआ। और शिवालिक, तो लघु हिमालय जब उठ रहा था तो इन्होंने लघु हिमालय को काट दिया और शिवालिक को भी काट दिया। तो लघु और शिवालिक की पूर्ववर्ती नदी कहा जाएगा, बृहद हिमालय की अनुवर्ती कहा जाएगा। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा यमुना कोसी गंडक तिस्ता, ये। अब ये यहाँ से निकलती हैं सारी की सारी नदियाँ, देखो इस तरह से निकलती हैं। ये तो गंगा तो काफ़ी आगे तक जाती है, बाकी जो नदियाँ हैं ये इस तरह से निकल करके गंगा की ही सहायक हैं। तिस्ता नदी ऐसे करके, ये सारी नदियाँ गंगा की सहायक हैं। और गंगा कुछ इस तरह से निकल करके 5 राज्यों में होती हुई है, और यहाँ पर हुगली नदी बितर नीचे को निकल जाती है। आगे ये नदी बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और जितनी सारी नदियाँ हैं ये सभी की सभी नदियाँ सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र को मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ। सिंधु नदी तंत्र का एक क्रम आप समझ लीजिए, क्रम क्या है। देखो भाई, सिंधु नदी तंत्र में क्रम है। सबसे ऊपर तो आपको सिंधु नदी दिख रही है, तो सबसे ऊपर मैंने लिख दिया सिंधु। अभी हम उस सारणी को भी देखेंगे। सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, रावी ब्यास, सतलज, ये एक क्रम है ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले सिंधु नदी है, सिंधु के बाद झेलम नदी यहाँ से निकलती है बेरीनाग झील से, वो मैंने सब लिख रखा है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित करती है नदी, और फिर आगे को निकल करके ये सिंधु नदी में ही जाकर के मिल जाती है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर से क्रम, तीनों इस तरह का है इनका, ठीक है।
नीचे जो नदी हैं इनका भी सेम क्रम इसी तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर रावी आएगी, रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे से, व्यास भी वहीं से निकलती है। तो रावी और व्यास और उसके बाद सबसे नीचे सतलज, ये 6 नदियाँ हो गई। इनकी 5 सहायक नदियाँ हैं, ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं। अब सन 1960 में पाकिस्तान से एक समझौता हुआ था। ये सारी नदियाँ पाकिस्तान में तो जा रही हैं ना, यहाँ से निकलती हैं, भारत के छोटे से हिस्से को कवर करके फिर पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो अक्सर भारत पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई रहती थी कि भाई पानी आप ज़्यादा ले रहे हो। कभी भारत इस पर आरोप लगाता था पानी हम कम ले रहे हैं, आपको ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की वजह से एक समझौता हो गया 1960 में, और इस समझौते के अंतर्गत ऊपर की 3 नदियों का 20% पानी भारत लेगा, 20% ओनली, 80% पानी पाकिस्तान ले लेगा। और जो नीचे की 3 नदियां हैं इनका 20% पानी पाकिस्तान लेगा और 80% भारत ले लेगा। तो इस तरह से ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे का क्रम क्या है इसी क्रम में, और ऊपर की 3 नदियों का भारत केवल 20% पानी ही लेता है। ये सिंधु नदी है, पूरा सिंधु नदी तंत्र मैंने बनाया है। सवाल ये भी पूछा जाता है बाईं ओर से कौन सी नदियाँ सिंधु में मिलती हैं, दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो दाएं और बाएं का आप इस तरह से देख लें कि कोई नदी अगर इधर को बह रही है इधर, तो इधर के लिए ये वाला हिस्सा दाईं ओर हो गया, ये वाला हिस्सा बाईं ओर हो गया। अगर कोई नदी इधर को बह रही है तो ये हिस्सा दाईं हो गया और ये वाला हिस्सा बाईं हो गया। तो इसी तरह से जिधर को नदी बह रही होती है, अब सिंधु नदी इधर से निकल करके इधर को बह रही है। तो जितने भी ये नदी तंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, पंच नदी तंत्र, इस चिनाब को छोड़ करके बाकी वो सारी नदियाँ इसमें जाके मिलेंगी ना। और ये नदियाँ कैसे मिलेंगी, बाईं ओर से मिलेंगी। ऊपर से कुछ नदियाँ आकर के मिलती हैं, छोटी मोटी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं दाईं ओर से, वो सब मैंने लिख दिया है। देखो श्योक नदी है, ये दाईं ओर से मिलती है। काबुल नदी दाईं ओर से मिलती है। कुर्रम नदी है, ये दाईं ओर से मिलने वाली। गोमल, गिलगित और हुंजा और कुन्नार, 1 2 3 4 5 6 7 नदी हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है यहाँ से परीक्षाओं में। अब जैसे हुंजा नदी दे दी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है या है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप इन सारी नदियों को याद भी कर लें। इधर देखो बाईं ओर से मिलने वाली सतलज नदी है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सतलज नदी ये जो बह रही है ये पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है बाईं ओर से, ठीक है। व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ये पंच नदी तंत्र है। 5 जो नदियाँ हैं ये सब जाकर के किस में मिल जाती हैं, सिंधु में मिल जाती हैं। जास्कर, सियांग और सिंगार, ये नदियाँ छोटी हैं लेकिन फिर भी मिलती हैं इसके बाईं ओर से। तो सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों का आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पर है मानसरोवर झील, और मैंने बताया था यही कैलाश पर्वत है। मानसरोवर झील से निकलती है, 2880 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसकी सहायक नदियों में श्योक, सिंगार, रावी, व्यास, झेलम, ये इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदी का मतलब एक मुख्य नदी होती है और उसमें आकर के अपना जल गिराने वाली सभी नदियों को हम सहायक नदी के नाम से जानते हैं। सतलज नदी राकस ताल से निकलती है। यहाँ पर राकस ताल है, इसको कुछ लोग राक्षस ताल भी कह देते हैं। तो सतलज नदी राकस ताल से निकलती है, कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। व्यास और भस्पा इसकी दोनों ही सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। रावी नदी है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा एक क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है रावी नदी। 720 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसकी कोई विशेष बड़ी सहायक नदी या पढ़ने लायक सहायक नदी नहीं है, कुछ छोटे मोटे नाले आकर के इसमें मिलते हैं। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, दोनों ही नदी आसपास से ही निकलती हैं।
और व्यास नदी की लंबाई 625 किलोमीटर है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ये मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर शेषनाग झील और झेलम नदी इधर से निकल के भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है कुछ दूरी तक, और फिर जा कर के सतलज नदी में मिल जाती है। तो शेषनाग झील से निकलती है, 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चेनाब नदी बारालाचाला दर्रा से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आज सिंधु नदी तंत्र की खास नदियों के बारे में आपने आज देखा।